आज का टॉपिक है इंडिकेशन ऑफ लैंडमार्क्स, या वैसे भी बोलते हैं ऑफ टारगेट्स, रिकॉग्निशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ टारगेट्स, ऐसे भी बोलते हैं। मतलब यह है कि जो जमीनी निशान है या टारगेट कहाँ है जमीन पर, उसका बयान कैसे किया जाए। लोग ज्वाइन कर रहे हैं। तो बेसिकली इंडिकेशन ऑफ लैंडमार्क जो है मिलिट्री टेक्निक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट एनेबल्स इन करेक्ट ब्रीफिंग, नेविगेशन एंड ऑपरेशंस। अर्थात आपको जो प्लान आपने बनाया है, आप उस प्लान को अपने सैनिकों को बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, तो उसमें आपको टारगेट्स का बयान करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा हम कहाँ से कहाँ जाएंगे, उन्हें दिखाना पड़ेगा। दिस इज ऑल्सो नोन एज रिकॉग्निशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ टारगेट्स। टारगेटों की पहचान और बयान क्यों जरूरी है। ये टारगेट्स, लैंडमार्क्स या कोई और ऑब्जेक्ट बैटल फील्ड में हो, जो युद्ध के मैदान में कुछ भी चीज हो, टारगेट हो जिस पर आपको फायर करना है, लक्ष्य साधना है, या कुछ लैंडमार्क्स हैं, जमीनी बनावटें जिनको हम बोलते हैं वो हैं, या कोई और ऑब्जेक्ट है, ये बेसिकली छुप सकते हैं, सही से दिखाई नहीं दे सकते। हो सकता है कि आपको सही आपको नजर आ रहे हो, दूसरे को नजर ना आ रहा हो। कोई लैंड फीचर है, कोई जमीनी बनावट है, क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशंस ऐसी हैं, या कुछ और वजह है, कोई और रीजन। और रीजन क्या हो सकता है? और रीजन हो सकता है कि छुपावट हो, कोई छुपाव हासिल किया हुआ हो किसी ने। तो इन भिन्न 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 कारणों से टारगेट छुपे हुए हो सकते हैं, तो उनका सही से बयान करना बेहद जरूरी है। एवरी एफर्ट शुड बी मेड टू इंडिकेट दीज लोकेशन। ऐसी लोकेशंस हैं जो आपके लिए टारगेट हैं, टारगेट लोकेशंस हैं, उनको अपने सेक्शन को, अपने सिपाहियों को, अपने साथियों को ढंग से बताने के लिए, एक्यूरेटली बताने के लिए बहुत सारा प्रयास करना पड़ता है। और बेहद जरूरी है कि आप सही से ट्रेनिंग पाए हुए हो टू एंश्योर क्विक एंड एक्यूरेट इंडिकेशन बाय कमांडर्स and recognition of individual soldiers. A standard procedure has been laid down. तो इस काम करने के लिए, टारगेटों को बयान करने के लिए कुछ इंडियन आर्मी के अपने स्टैंडर्ड उन्होंने बताए हैं, ताकि वही हम सब फॉलो करेंगे। हर चीज का एक ही मतलब सबको समझ में आए। और ये हम क्यों करना चाहते हैं? फॉर इफेक्टिव ऑब्जर्वेशन। पहला कारण हो सकता है कोई ऑब्जर्वेशन पोस्ट हो, चौकी जिस बोलते हैं, निगरानी चौकी सीमा के स्थल में, जहां पर निगरानी का दायरा मिला हुआ हो, कुछ जिसको हम बात बोलते हैं आर्क ऑफ ऑब्जर्वेशन, जिसमें से दुश्मन के आने जाने पर निगाह रखी जानी है। तो वहां भी इसकी जरूरत पड़ती है। और इफेक्टिव फायर, टारगेट का सही से बयान, दुश्मन एग्जैक्टली कहाँ छुपा है, अपने साथियों को सही से यदि आप बता पाए तो वो वहीं पर फायर करेंगे और इफेक्टिव फायर हो सकेगा। फॉर इफेक्टिव मूवमेंट, यदि आप जमीनी बनावटों को सही से बयान करें कि पहले हम वहां जाएंगे, फिर हम वहां जाएंगे, दिखा सकें सही से, तो सबको समझ में आएगा। तो बेहद जरूरी है कि आप एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर के साथ
उसको बयान करें जिससे सबकी समझ में एक ही बात आए, मैसेज सबको एक सा कन्वे हो। फॉर मेंटेनिंग सरप्राइज, इफेक्टिव फायर के लिए सरप्राइज भी बनाए रखना जरूरी है। अगर बयान सही होगा टारगेट का तो आप सरप्राइज बनाए रखेंगे। तो ये सब कारणों से हमें जानना चाहिए, हमें सीखना चाहिए कि टारगेटों की पहचान और बयान कैसे किया जाता है। तो कुछ डेफिनेशंस हैं जो काम आती हैं। सबसे पहली टारगेट डेफिनेशन है लैंडमार्क, जिनको हम हिंदी में कहते हैं जमीनी बनावट। जमीनी बनावट से हम क्या समझते हैं? जमीनी बनावट से मतलब है ऑल आइडेंटिफाइबल प्रोमिनेंट। जिस जमीनी इलाके में आप हैं उस जमीनी इलाके में ऐसे ऐसे प्रोमिनेंट फीचर्स, जमीनी बनावटें, मशहूर जमीनी निशान जिसको बोलते हैं, जिन पर कोई मिस्टेक नहीं हो सकती, जो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हो सबको, जिसमें कोई गलती की संभावना ही ना हो। जैसे कोई चिमनी नजर आ रही है अकेली खड़ी हुई, जैसे कोई मीनार दूर से नजर आ रही है, जैसे किसी पहाड़ी का कोई चोटी नजर आ रही है, अनमिस्टेकेबल, जिसपे किसी को कोई डाउट ना हो। ऐसे फीचर्स को बोलते हैं लैंडमार्क। ये मदद के निशान भी बोले जाते हैं। क्यों इनकी जरूरत है? विच कमांडर यूजेस ड्यूरिंग हिज ब्रीफिंग। कमांडर अपने जवानों को जब ब्रीफ करता है, टारगेट का बयान करना चाहता है, तब इन जमीनी मदद के निशानों की सहायता लेता है। जैसे कोई कहे कि देखो चिमनी के पास जो दिख रहा है, चिमनी आपने पहले कहा जो टारगेट नहीं थी, उसके पास एक पेड़ दिख रहा है, वो आपका टारगेट है। तो आपने चिमनी को रेफरेंस बनाया, लैंडमार्क की तरह इस्तेमाल। इट ओनली रिक्वायर्ड लैंडमार्क्स आर इंडिकेटेड। ऐसा हो सकता है कि जिस जगह आप हो वहां बहुत सारे लैंडमार्क्स हो सकते हैं, लेकिन आप या कमांडर डिसाइड करता है कि उसको किन किन लैंडमार्क्स का चुनाव करना है ये टारगेट के बयान के समय। तो सिर्फ उनका पहले इंडिकेशन वो कर देता है अपने जवानों को कि ये हमारे मदद के निशान होंगे। लैंडमार्क नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ये मैंने मुकर्रर कर दिए हैं कि 3 मदद के निशान होंगे, लैंडमार्क होंगे, जिनको वो पहले ही समझता है कि शायद ये इन 3 से मेरा काम चल जाए। दूसरी डेफिनेशन है रेफरेंस पॉइंट। ये भी मदद का निशान ही हुआ। अब हम टर्म है टेक्निकल, ये मदद का निशान या लैंडमार्क दोनों बातें हो सकती है। लैंडमार्क हो सकता है मदद का निशान ना हो, मदद का निशान कोई और छोटा फीचर भी हो सकता है। लैंडमार्क की सहायता से आप किसी और पॉइंट का बयान करते हैं जो बन जाता है आपके टारगेट के बयान के लिए मदद का निशान। तो ये लैंडमार्क होना आवश्यक नहीं है, पर फिर भी मदद के निशान के चुनाव के समय कुछ बातें ध्यान रखी जाती है। फौजी भाषा में मशहूर है कि दूर हो मशहूर हो हिलने से मजबूर हो। मदद का निशान कैसा हो? किसी दूर में दिखने वाली चीज को मदद का निशान बनाया जाए। मशहूर हो मतलब प्रोमिनेंट हो, अलग से दिख रहा हो, और हिलने से मजबूर होगा मतलब अनमूवेबल हो, वो अपनी जगह से हटे नहीं। 3 क्वालिटीज होनी चाहिए रेफरेंस पॉइंट पे। prominent unmistakable object from which the position of the target in the vicinity can be clearly indicated। जिस टारगेट का हम बयान करने जा रहे हैं
उसके आसपास हो, प्रॉक्सिमिटी में हो, देखने की दिशा के आसपास हो, तो उस टारगेट की विसिनिटी में, पास में नजर आए, उसको हम मदद का निशान कहेंगे। लैंडमार्क बहुत सारे हो सकते हैं। अ लैंडमार्क चोजन इनिशियली, मदद का निशान क्या होगा? जैसे हमने लैंडमार्क पढ़े थे, वो अभी टारगेट कुछ भी नहीं है, लैंडमार्क का चुनाव शुरू में, जब कोई टारगेट वाली बात नहीं है, सिर्फ हमें देखने का इलाका मुकर्रर किया गया है, निश्चित किया गया है कि हमारा देखने का इलाका ये है, ऑब्जर्वेशन का इलाका ये है, उस वक्त लैंडमार्क्स डिसाइड किए जाते हैं। उनमें से किसी एक का प्रयोग मदद के निशान के तौर पर किया जाएगा जब टारगेट का बयान किया जाए। An aid to indicate other landmarks in reference of this one. मदद का निशान क्या हुआ? मदद के निशान जो पहले तय किए हुए, मुकर्रर किए हुए जमीनी निशान थे टारगेट के बयान से पहले, उनका प्रयोग करके हम और भी मदद के निशान बना सकते हैं टारगेट के बयान के समय। शुड बी क्लियरली विजिबल, साफ दिखना चाहिए, एज अगेंस्ट अदर लैंडमार्क्स इन द विसिनिटी, जो आसपास के लैंडमार्क्स हैं उनके तुलना में ये बिल्कुल स्पष्ट नजर आए, ऐसा चुनाव किया जाए। तीसरी डेफिनेशन है टारगेट। टारगेट क्या है? दैट लैंडमार्क ऑन विच फायर इज टू बी ब्रॉट डाउन, जिसके ऊपर फायर किया जाना। तो जमीनी बनावट हो सकती है, जमीनी इलाका हो सकता है, बनावट ना भी हो, एक हम छोटे से इलाके को फोकस कर रहे हैं जिसके ऊपर फायरिंग की जानी है, फायर किया जाना है, जिसको बर्बाद किया जाना है, दुश्मन जहां पर छुपा हुआ है, उसको हम बोलेंगे टारगेट। फिर दो तीन चीजें टेक्निकल और, सबसे पहले है GLD, जनरल लाइन ऑफ डायरेक्शन। जब कमांडर अपने सेक्शन को डिप्लॉय करता है, इलाके में लगाता है, तो वो अपने सेक्शन को सबसे पहले बताता है कि जनरल लाइन ऑफ डायरेक्शन क्या होगी, अर्थात आम रुख क्या होगा। जब मैं बोलूंगा आम रुख या सामने देखो, तो उस सामने देख का मतलब क्या है बताएगा। एक लैंडमार्क के सहारे से, किसी लैंडमार्क का बिल्कुल जो सामने नजर आ रहा हो, थोड़ा दाएं बाएं हो सकता है, उसके सहारे से बताएगा कि इस लैंडमार्क, इस जमीनी निशान से जाती हुई रेखा हमारा आम रुख होगा। इसी प्रकार सेक्शन को फिर वो बताएगा कि बाएं कोई लैंडमार्क उसके बाएं नजर आ रहा है, अधिकतम बाएं जो संभव है उसके इलाके में, उस लैंडमार्क नंबर 2 जो बाईं तरफ है, उससे जाने वाली सीधी रेखा हमारे निगरानी की बाईं हद होगी। इसी प्रकार दाहिनी हद क्या होगी? हद माने सीमा क्या होगी? तो हमारा देखने का इलाका बाईं सीमा, बाईं हद और दाहिनी हद के बीच आम रुख से जाता हुआ सारा इलाका हमारा निगरानी का क्षेत्र है। ये चीजें जनरल लाइन ऑफ डायरेक्शन या आम रुख के सहारे से डिफाइन की जाएंगी, अपने सेक्शन को पहले से ही बता दी जाएंगी। जनरल लाइन ऑफ डायरेक्शन या आम रुख कैसे डिसाइड किया जाएगा? जो इजीली रिकॉग्नाइजेबल, बिल्कुल आसानी से समझा जा सकता हो। जब भी सेक्शन को आदेश कमांडर का मिले, सेक्शन सामने देख आम रुख, आम रुख का मतलब फिर सारा सेक्शन, उसके 10 जवान एक ही दिशा में देखें, उसमें कोई गलती की संभावना न हो। ऑन स्काईलाइन फॉर द फार डिस्टेंस, स्काईलाइन मतलब जिस दूरी तक हम देखते हैं, देख सकते हैं, जहां पर जमीन और आसमान मिल रहे हैं, उसको हम बोलते हैं स्काईलाइन। तो स्काईलाइन तक जाती हुई रेखा सामने की तरफ
जो एक लैंडमार्क है, मदद का निशान है, उसके सहारे से जो जा रही है वो सेक्शन का आम रुख है। ये डिस्क्रिप्शन पहले किया जाएगा। इजीली रिकॉग्नाइजेबल ड्यूरिंग डे एंड नाइट, ये भी ध्यान रखा जाएगा। आम रुख वो हो जिसको दिन में भी देख सके और रात में भी देख सके। कोई ऐसा प्रोमिनेंट फीचर जो दिन और रात दोनों वक्त दिखाई देता हो, उसके सहारे से जाने वाली, उसमें से होती हुई जाने वाली स्काई लाइन तक जाने वाली दिखा सेक्शन का आम रुख मुकर्रर किया जाए। इफ ब्रॉडर देन 1 डिग्री, अब कोई आपने सामने मदद का निशान काफी चौड़ा है, मोर देन 1 डिग्री, तो क्या करेगा वो उस मदद के निशान के एज को चुनाव करेगा। सच आम रुख डिसाइड करते समय, आम रुख तय करते समय वो ऐसी प्रोमिनेंट फीचर, ऐसे लैंडमार्क के कोने का चुनाव करेगा, ना कि बीच में से, ताकि गलती की कोई संभावना न हो। आम रुख का चुनाव। अब टारगेटों के बयान करने के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिकेशन ऑफ लैंडमार्क्स। पहला सिद्धांत यह है, मोस्ट डायरेक्ट मेथड का प्रयोग किया जाए। बिल्कुल जो सीधा तरीका हो उसका प्रयोग किया जाए, जो क्विकेस्ट हो, जो सबसे तेजी से जिससे बताया जा सके, अगर गलती ना हो। क्विकेस्ट का मतलब ये नहीं है कि जल्दी बताना ही जरूरी है, चाहे गलत बता दो, नहीं। हाँ, टारगेट को देखते हुए कि इसको बताए जाने का सबसे तेज तरीका क्या होगा, उस तरीके का प्रयोग किया जाए। जैसे एग्जाम्पल, बाउंड्री रन्स अलोंग द ओनली रेलवे लाइन इन द साइट। सेक्शन कमांडर ने देखा कि एक रेलवे लाइन जा रही है सामने, अकेली है, जिसको सब पहचान सकते हैं, और उसके किनारे कोई बिल्डिंग बनी हुई है जिसकी बाउंड्री उस रेलवे लाइन के किनारे किनारे है, और इस बात को देखने में किसी को कोई गलती नहीं हो सकती। तो ये बिल्कुल स्ट्रेट मेथड है, बिल्कुल सीधी बात बताई जा सकती है, इसमें किसी टेक्निक की आवश्यकता नहीं है। अगर सीधा बताया जा सकता है, कोई प्रोमिनेंट फीचर अलग से नजर आ रहा है, वही हमारा टारगेट है, तो उसे बताने में कोई और तरीका नहीं चाहिए, डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल किया जाए। किंतु where an object is difficult to describe, यदि कठिन टारगेट हो, जिसका बयान आसान नहीं हो, जो छुपाव हासिल किए हो, जो आसपास के जमीनी बनावटों में दब गया हो, अलग से नजर न आ रहा हो, तब क्या किया जाए? सिद्धांत यह है, एड्स का प्रयोग किया जाए, मतलब साधनों का प्रयोग किया जाए, कुछ अन्य तरीकों का प्रयोग किया जाए टू आइडेंटिफाई इट, उसको समझाने के लिए। वो एड क्या हो सकती है? डिस्क्रिप्शन, बयान, उस टारगेट के बारे में कुछ अलग सी बातें हो, वो उसका बखान किया जाए, बयान किया जाए, जिससे वो बिल्कुल अलग नजर आ जाए। डायरेक्शन, यदि हम दिशा, एक विशेष दिशा में है वो टारगेट, उसका बयान किया जाए। रेंज, विशेष दूरी पर है, उसका बयान किया जा सकता है, उसका प्रयोग, उसका सहारा लिया जा सकता है। रेफरेंस पॉइंट, कोई मदद के निशान के आसपास है वो टारगेट, उसकी विसिनिटी में है, उसका सहारा लिया जाए। क्लॉक रे मेथड, घड़ी की दिशा, घड़ी से दिशा का प्रयोग करते हुए बयान किया जाए। या मेजरमेंट ऑफ डिग्री, डिग्री की मदद से इनको हम आगे देखें, फिंगर्स की सहायता से, फिंगर की चौड़ाई या हथेली की चौड़ाई की सहायता से, कि एक फिंगर दाहिने देखो, एक फिंगर बाएं देखो, एक हथेली बाएं देखो, दाएं देखो, इस तरह से मदद के सहायता लेते हुए किसी साधन की का प्रयोग करते हुए बयान किया जाए। ये प्रिंसिपल ऑफ इंडिकेशन है। अब हम आ जाते हैं कि जब आप बयान करेंगे तो बयान के समय सेक्शन कमांडर को किन बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहला ध्यान ये रखना होगा कि सीक्वेंस ऑफ इंडिकेशन क्या हो, अर्थात बयान की तरतीब क्या हो, सीक्वेंस, क्रम क्या हो।
टारगेट बयान करने की तरतीब, इसको शॉर्ट फॉर्म में की तरतीब, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं GRAD, ग्रैड, तरतीब है। जी मतलब सबसे पहले ग्रुप का बयान किया जाए। बयान मतलब जिस ग्रुप को एड्रेस कर रहा है कमांडर, जिनको बताना चाहता है अपने सेक्शन में, जैसे LMG ग्रुप या पूरे RL को बताना चाहता है, रॉकेट लॉन्चर जिसके पास है उसको, किसी अगर वर्ग विशेष को, ग्रुप विशेष को बताना है तो उसको एड्रेस। रेंज, R स्टैंड्स फॉर रेंज, फिर वो रेंज बताएगा कि टारगेट कितनी दूर है। फ्रॉम ऑन लोकेशन, मेरे से टारगेट की दूरी लगभग कितनी है, और ये दूरी 50 मीटर के स्टेप्स में बताई जाएगी, इससे कम नहीं। कोई 1725 नहीं कह सकता, 1750 कहेगा या 1700 कहेगा, 50 का अंतर हो सकता है क्योंकि ये दूरी का अनुमान है। तीसरी रिक्वायरमेंट है ए मतलब एड। अब जब पहले ग्रुप बोला उसने, फिर रेंज बोली, फिर उस तरीके का प्रयोग करेगा कमांडर जिसकी सहायता से वो टारगेट का बयान कर रहा है। द मेथड ऑफ एड विच इज टेकन फॉर इंडिकेशन, उस तरीके का प्रयोग करेगा। जो अभी हमने मदद के बहुत सारे साधन गिनाए थे, लेकिन ये मदद के तरीके सिर्फ वहां यूज होंगे, दे आर रिक्वायर्ड फॉर डिफिकल्ट टारगेट्स ओनली। डिफिकल्ट टारगेट्स में एड की आवश्यकता पड़ती है, अन्यथा आई भी लिख सकते हैं, सिर्फ इंडिकेट कर दे टारगेट को। ग्रुप, रेंज, इंडिकेशन एंड डी आगे आएगा। डी मतलब डिस्क्रिप्शन, टारगेट का बयान करते खुलकर, डिस्क्रिप्शन ऑफ टारगेट की वो टारगेट कैसा है देखने में। जैसे एग्जांपल, बिल्डिंग है जिसमें 2 खिड़कियां हैं, या एक पत्तों के बिना बिना पतझड़ वाला ट्री है, पेड़ है जो बाईं तरफ झुका हुआ है। इस तरह से ये स्पेशलिटी बता दी। डिस्क्रिप्शन में आप उस टारगेट का की व्याख्या कर रहे हैं, बयान कर रहे हैं, कुछ विशेषता बता रहे हैं। इंडिकेशन में अगर ग्रिड है, GRID, तो एक साधारण टारगेट के लिए, सरल टारगेट, और ग्रेड है तो मुश्किल टारगेट के लिए। अब हम आ जाते हैं मेथड्स। सबसे पहला मेथड है इजी टारगेट के लिए। देखें क्या मेथड्स होते हैं। 2 तरीके इजी टारगेट के हो सकते हैं। पहला है इंडिकेशन बाय डिस्क्रिप्शन, मतलब टारगेट की व्याख्या करते हैं। और ऐसा इतना आसान टारगेट है कि जिसकी आप यदि कुछ खासियत बताएं तो तुरंत समझ में आ जाएगा, क्योंकि उस जमीनी इलाके में वैसी कोई और चीज नहीं है। जैसे कि ऑब्वियस टारगेट जिसको बोलते हैं, एन ऑब्वियस टारगेट कैन ऑफन बी डिस्क्राइब डायरेक्टली, सीधे बता दें। नंबर 1 सेक्शन, सबसे पहले उसने ग्रुप को एड्रेस किया। ग्रुप मतलब सेक्शन। नदी का पुल, कोई रेंज बताने की आवश्यकता नहीं पड़ी, सीधे इंडिकेट कर दिया नदी का पुल, क्योंकि उस इलाके में एक नदी जा रही है जिस पर एक ही पुल है, बिकॉज नन अदर अवेलेबल, कोई और है ही नहीं। ये सिंपलेस्ट इजीएस्ट टारगेट है, आसानी से बयान हो जाएगा। अगर थोड़ा मुश्किल हो, इन स्लाइटली लेस ऑब्वियस केसेस, जिसमें एकदम स्पष्ट बिल्कुल नहीं है, थोड़ा सा फर्क है, थोड़ी कठिनाई है, इंडिकेशन बाय डायरेक्शन, तो आप दिशा की सहायता से या रेंज की सहायता से, या दिशा और रेंज दोनों की सहायता से बता सकते हैं। ये भी आसान टारगेट की श्रेणी में ही आता है। तो 3 ऑप्शन हो सकते हैं। पहला है दिशा की सहायता से। नंबर 1 सेक्शन, बाएं, उसने बाएं बता दिया दिशा, क्योंकि बाएं लेफ्ट साइड में दिशा बता दी। एक बागीचा है, इजी टारगेट है, कोई और बागीचे वहां ज्यादा है नहीं, बाई तरफ का जो बागीचा है उसकी बात की जा रही है। तो इतनी सी बात से सिर्फ डायरेक्शन का प्रयोग करके इजी टारगेट का बयान किया जा सकता है। दूसरा हो सकता है नंबर 1 सेक्शन, 600 रेंज, 600 उसने बताई, 600 बागीचे, उस रेंज में एक बागीचा है। 600 की लगभग रेंज में, हो सकता है कई हो, मगर 600 की रेंज पर एक ही बागीचा है। तो रेंज की सहायता से उसने
तीसरा तरीका हो सकता है, नंबर 1 सेक्शन रेंज भी यूज कर रहा है और डायरेक्शन भी यूज कर रहा है। तो जब दोनों इस्तेमाल करनी होगी तो पहले डायरेक्शन बताएगा, बाद में रेंज बताएगा। डायरेक्शन फर्स्ट, रेंज सेकंड। नंबर 1 सेक्शन बाएं 600 बागीचा। अगर कठिनाई है थोड़ी सी तो बाएं देखो, 600 पर देखो और बागीचा है उसे देखो। इस तरह से वो बयान कर सकता है। मेरे बोलने के तरीके पे ध्यान दीजिए। जो कमांडर जब अपने सेक्शन को जब बयान करता है तो पॉजेस देता है, रुक रुक के बोलता है। नंबर 1 सेक्शन बाएं 600 बागीचा, ताकि सब ध्यान से सुन सकें। और युद्ध का माहौल है जिसमें बहुत शोर शराबा, क्लियरली बात सबको समझ में आ जाए, नहीं तो देशों का कोई मायने नहीं होगा। अब हम आते हैं दूसरे टारगेट पर, तो जो डिफिकल्ट टारगेट, उनका बयान कैसे किया जाए। तो एड की सहायता से इस्तेमाल करनी पड़ेगी, कोई सहायता लेनी पड़ेगी आपको किसी चीज की, किसी तरीके की, या कई तरीकों की सहायता लेनी पड़ेगी। मल्टीपल एड्स में भी, सिंगल एड और मल्टीपल। तो पहली एड है डायरेक्शन। हम डायरेक्शन की सहायता ले रहे हैं और डायरेक्शन में भी बहुत एक्यूरेट डायरेक्शन बताना चाहते हैं क्योंकि टारगेट कठिन है। तो सबसे पहले जनरल लाइन ऑफ डायरेक्शन से ही इसको स्टार्ट करते हैं बताना। आम रुख से प्रारंभ होगी बात, और आम रुख से डायरेक्शंस पहले से ही डिफाइन कर दी जाती हैं कि थोड़ा दाएं या बाएं, थोड़ा बाएं या थोड़ा दाहिने। 10 डिग्री को जब भी कहा जाएगा कि थोड़ा बाएं देख, थोड़ा दाहिने देख, इसका मतलब होगा लगभग 10 डिग्री दाहिने, लगभग 10 डिग्री बाएं। कहाँ से? आम रुख की डायरेक्शन से। आम रुख सेंटर लाइन हो गई, उससे थोड़ा बाएं का मतलब हो गया 10 डिग्री बाएं। लेफ्ट की तरफ देखें, थोड़ा दाहिने का मतलब हो गया 10 दाहिने की तरफ। एक चौथाई का मतलब है 22.5 डिग्री दाहिने बाएं। आधा, आधा बाएं आधा दाहिने, आधा दाहिने मतलब 45 डिग्री दाहिने या बाएं। 3/4 मतलब 67.5 डिग्री दाहिने या बाएं। पूरा बाएं मतलब 90 डिग्री दाहिने, 90 डिग्री बाएं। पूरा दाहिने देख, पूरा बाएं देख, इसका मतलब साफ हो गया कि 90 डिग्री आपने बता दिया है। तो थोड़ा, 1/4, आधा, 3/4 या पूरा, इस तरह से इसकी बांट की गई है दिशाओं। तो आम सामने देख, सेक्शन सामने देख, थोड़ा बाएं, थोड़ा दाहिने, कुछ वैसा किया जा सकता है। एग्जाम्पल है किसका, कमांड का जो नीचे लिखी है। नंबर 1 सेक्शन ग्रुप को बताया सबसे पहले। नंबर 1 सेक्शन 500, रेंज भी बता दी कितनी दूर, 500। फिर क्या बताएगा रेंज के बाद? आम रुख, आम रुख से शुरू होगा 8 नंबर 1 आम रुख। अब जब आम रुख आपने पहले सेक्शन को आम रुख की तरफ देखने के लिए मजबूर कर दिया, अब आप आम रुख से दूसरी चीज पे जा रहे हैं, 8 नंबर 2 पे जा रहे हैं। आम रुख दोबारा बोलेंगे, आम रुख थोड़ा बाएं, आम रुख से अब बाएं चलते, थोड़ा बाएं मतलब 10 डिग्री। एक मंदिर, अब इतने से बात बन रही है, यहीं पर डिस्क्रिप्शन कर दिया मंदिर है एक, और जो टारगेट आपने फाइनली बता दिया मंदिर ही टारगेट है, तो दोबारा उसको रिपीट करते हैं, नाम मंदिर। ये बोलने का तरीका है, कमांड देने का तरीका है, डिस्क्रिप्शन का तरीका है। फिर से सुने। नंबर 1 सेक्शन 500 आम रुख, आम रुख थोड़ा बाएं, एक मंदिर, नाम मंदिर। ये कमांड है इसकी पूरी कंप्लीट। ये डायरेक्शंस का दिखाया कि हम यहाँ खड़े हैं, ये हमारा आम रुख है जो एक्सिस पे सेंटर। ये क्वार्टर लेफ्ट, क्वार्टर राइट, हाफ लेफ्ट, हाफ राइट, 3/4 लेफ्ट, 3/4 राइट, ये एंगल्स दिखाए, देखने की दिशा है, और ये सामने के फीचर्स नजर आ रहे हैं। तो ये उसी का डिस्क्रिप्शन है। अगला तरीका है कठिन टारगेट का। यदि इस डायरेक्शन मेथड से काम ना चले तब हम आते हैं रेफरेंस पॉइंट मेथड पर।
रेफरेंस पॉइंट में मदद यूज्ड व्हेन नॉट पॉसिबल टू यूज डायरेक्ट मेथड, जब डायरेक्ट मेथड या डायरेक्शन मेथड से काम नहीं चलता तो क्या करते हैं, रेफरेंस पॉइंट चोजन एंड इंडिकेटेड इनिशियली, निशान आपको बता दिए गए हैं, सेक्शन को सबको बता दिए गए हैं, इसलिए सीधे नाम लेते ही समझ में आ जाएगा कि क्या है। पॉइंट्स फॉर सिलेक्शन ऑफ रेफरेंस पॉइंट, जब रेफरेंस पॉइंट का चुनाव करें तो क्या बात ध्यान में रखें, इजीली रिकॉग्नाइजेबल हो, आसानी से दिख रहे हो, 19 डिग्री टारगेट से दूर, मतलब टारगेट से 19 डिग्री दाहिने बाएं न जा रहे हो, उसी को हम रेफरेंस पॉइंट बनाएंगे। मदद के निशान आपने लैंडमार्क तो आपने पूर्व में ही चुन लिए थे, जमीनी मदद के निशान कौन कौन से होंगे, लेकिन उनमें से किसी एक का चुनाव कर पॉइंट का जिसकी सहायता से आप टारगेट का बयान करेंगे, तो उसका चुनाव करेंगे जो टारगेट की विसिनिटी में आता हो या टारगेट उसकी विसिनिटी में आता हो। कितनी? लगभग 19 डिग्री से ज्यादा नहीं। इंडिकेट एज, तो मैं पहले बता चुका हूं, एज का प्रयोग करेंगे अगर टारगेट मदद का निशान चौड़ा है 1 डिग्री से ज्यादा। एग्जांपल, रेफरेंस पॉइंट मेथड कैसा होगा, नंबर 1 सेक्शन, पूरे सेक्शन को बता रहा है, ग्रुप बोला, फिर रेंज बतानी 500 कितनी दूर टारगेट है, फिर सफेद मकान। सफेद मकान क्या है, ये एक पहले से तयशुदा रेफरेंस पॉइंट है, उसको बोला। फिर अब सफेद मकान से, क्योंकि ये टारगेट नहीं है, रेफरेंस पॉइंट है, तो हम आगे चलेंगे, सफेद मकान दोबारा, फिर आधा दाहिने, सफेद मकान से आधा दाहिने, लगभग 45 डिग्री दाहिने दें, एक पीपल का पेड़। अब बयान कर रहे हैं, एक पीपल का पेड़ जो दाहिने झुका है, उसका आपने प्रॉपर डिस्क्रिप्शन कर दिया। जब प्रॉपर डिस्क्रिप्शन भी हो गया, डिस्क्रिप्शन कंप्लीट, तो दोबारा रिपीट करेंगे, नाम पीपल का पेड़, तो वो कंप्लीट हो गया आपका टारगेट का बयान। नेक्स्ट है क्लॉक रे मेथड, घड़ी की मदद से, घड़ी की दिशा से मदद लेनी है। कैसे लेनी है, ये कब करेंगे इस्तेमाल क्लॉक रे मेथड, ये करेंगे रेफरेंस पॉइंट मेथड के साथ। रेफरेंस पॉइंट मेथड जब हम यूज करते हैं तो फिर हम आगे कुछ और दिशा बतानी पड़ती है, जैसे अभी हमने पिछले में बताया था आधा दाहिने, फिर दिशा का प्रयोग किया, यहाँ पर हम क्लॉक का भी प्रयोग कर सकते हैं, तो हमेशा रेफरेंस पॉइंट मेथड के साथ ही प्रयोग होगा। रेफरेंस पॉइंट केप्ट इन सेंटर ऑफ द वॉल। अब करते क्या है, सबसे पहले मदद के निशान की तरफ सेक्शन का ध्यान ले जाता है कमांडर, बोलता है जैसे मदद का निशान नंबर 1 उधर देखो, तो सब उधर देख रहे हैं। अब एक काल्पनिक घड़ी वहां रख दी जाती है जिसकी घड़ी का सेंटर उस मदद के निशान के ऊपर है। फिर जब भी आगे हम बढ़ेंगे, इससे आगे मदद के निशान से आगे क्लॉक पे चलेंगे, तो वर्ड इस्तेमाल किया जाएगा दाहिने या बाएं। अब इस मदद के निशान की दिशा से जाती हुई दिशा के दाहिने या बाएं पहले इस्तेमाल करना ही है। दाहिने होगा तो दाहिने घड़ी में क्या क्या बचता है, 1 से लेकर 6 तक बचता है, 12 से और 6 के बीच में जो टाइम होता है वो दाहिने होता है, और 6 से लेकर वापस 12 तक के टाइम जो हो गए, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो वो बाएं हो गए, ये पहले बोलना है। नेक्स्ट, ऊपर नीचे भी, अगर एग्जैक्ट 12 बजे है तो ऊपर 12 बजे, एग्जैक्ट 6 बजे है तो नीचे 6 बजे, 6 बजे की दिशा मतलब उससे नीचे आ जाओ, टारगेट से नीचे आ जाओ, ये हो गया। ये बात ध्यान रखने की है। डायरेक्शंस गिवन एज पर टाइम इन द क्लॉक। अब इसके बाद क्लॉक की उस डायरेक्शन को बोला जाएगा जो क्लॉक की घड़ी की घंटे वाली सुई बताती है, 1, 2, 3, 4, 5 घंटे जो हैं उनको बोला जाएगा। एग्जाम्पल के लिए इस चित्र को देखो कि हम यहाँ खड़े हैं और ये एक मदद का निशान जैसी जो बनी हुई है ये, या आप पवन चक्की कह लीजिए, वो बनी हुई है, उस मदद के निशान को के ऊपर घड़ी रख दी गई है गोल, बिल्कुल नीचे, और टारगेट हमारा ये झाड़ी जैसा ही इलाका है, टारगेट है। तो उस टारगेट को बताने के लिए अब घड़ी जब यहाँ रख दी तो क्या बजा रही है, लगभग 4 बजे की दिशा में ये घड़ी आ गई, तो घड़ी की निशान 4, तो टारगेट हमारा 4 बजे की दिशा हो। तो ये इसका तरीका है कि सबसे पहले मदद का निशान बताया और फिर
एग्जाम्पल देखिए कैसे बोलेंगे फिर से इसको। नंबर एक सेक्शन, ग्रुप को एड्रेस किया, 500 रेंज भी बोल दी, टारगेट कितनी दूर है, सफेद मकान, वही मदद का निशान मैंने ले लिया, नाम ले लिया सफेद मकान। अब सफेद मकान वहां पर घड़ी रखी जाएगी। सफेद घड़ी रखने के बाद 4 बजे की दिशा आनी थी तो दाहिने पहले बोला, प्रिलिमिनरी डायरेक्शन बोलती 4 बजे। फिर एड नंबर 2, घड़ी की 4 बजे की दिशा, झाड़ का झुंड जो उसमें दिख रहा था, एक झाड़ का झुंड है, झाड़ का झुंड हमारा टारगेट था, नाम झाड़ का झुंड। ये क्लॉक रे मेथड। नेक्स्ट आता है डिग्री मेथड। डिग्री मेथड में क्या करेंगे, डिग्री मेथड में हम तब इस्तेमाल करते हैं डिग्री मेथड जब हमें और इस क्लॉक रे मेथड को और ज्यादा कठिन टारगेट को बयान करना हो। तो ज्यादा कठिन टारगेट का बयान करना हो तो हम डिग्री मेथड का प्रयोग करते हैं। डिग्री मेथड में क्या होगा, इन कंजक्शन विद क्लॉक रे मेथड, क्लॉक रे मेथड के साथ इसका प्रयोग होगा। यूज्ड विद नंबर ऑफ लैंडमार्क्स नियर द सेंटर, व्हेन नंबर ऑफ लैंडमार्क्स व्हेन नियर द सेंटर। सपोज 4 बजे की दिशा भी आप बता रहे हो, इसके बावजूद देख रहे हो कि वहां पर टारगेट जैसा है उसमें भी स्पष्टता नहीं आ रही, उस जैसी कई चीजें। सपोज कोई पीपल का पेड़ है, आपको बताना है, मगर वहां 2-3 पीपल के पेड़ है, तो टारगेट से कंफ्यूज हो सकता है हमारा सोल्जर। तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम उसको और ज्यादा एक्यूरेट करने के लिए डिग्री मेथड का प्रयोग करते हैं। डिग्री काउंटेड बाई बाइनोकुलर, हैंड, वेपन साइट। 3 तरह से डिग्री काउंट की जाती है, तो बाइनोकुलर की सहायता से, या हाथ की सहायता से, या जो वेपन हम इस्तेमाल कर रहे हैं राइफल वगैरह उसकी सहायता से डिग्री काउंट करते हैं। हाथ की सहायता से हैंड एंगल्स यहाँ पे दिखाए गए हैं। लेफ्ट हैंड यूज किया जाता है हमेशा, क्योंकि राइट हैंड में आदमी के राइफल हथियार होता है, तो सोल्जर के, तो राइट हैंड को सोल्जर हमेशा एंगेज रखता है, लेफ्ट हैंड का प्रयोग करके डिग्रीज की मदद देता है। उतना हाथ खोलेगा जितना स्वाभाविक रूप से खोलेगा, हथेली भी स्वाभाविक रूप से खोलेगा। ये देखिए, अंगूठे के कोने से लेकर लास्ट वाली उंगली तक 19 डिग्री, अंगूठा छोड़ दे तो चारों उंगलियों के बीच का डिफरेंस है 12 डिग्री। मुट्ठी बंद कर दें स्वाभाविक रूप से, ज्यादा टाइट नहीं, तो 8 डिग्री। दोनों नकल्स के ऊपर जो उठे हुए भाग हैं मुट्ठी के, उन दोनों के बीच 8 डिग्री, पहले 2 उठे हुए भागों के बीच 3 डिग्री। तो ये डिग्री की सहायता से, या एक उंगली अगर सिर्फ देखें तो एक उंगली, जैसे ये सिंगल उंगली है तो ये एक उंगली 1 डिग्री दिखाती है, ये वाली। तो इस तरह से डिग्रीज यूज की जाती है। अब बाइनोकुलर की सहायता से, बाइनोकुलर एक इंस्ट्रूमेंट है, उस इंस्ट्रूमेंट में आप लेंसेज की सहायता से फोकस करके देख सकते हैं, तो फोकस करके भी डिग्री बिल्कुल एक्यूरेट लगती है। तो सेंटर लाइन ये है, सेंटर लाइन से आधा आधा डिग्री पर लेफ्ट की तरफ और राइट की तरफ, दोनों तरफ 2-2 डिग्री के कोण बने होते हैं। तो